नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 8 है कोण। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कोणों की अवधारणा, कोण की माप अंश में, कोण के प्रकार तथा पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश और 120 अंश के कोण की रचना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक पुस्तक है खुली हुई और एक दरवाजा है खुला हुआ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो खुली हुई पुस्तक है, यहाँ पर जो किनारे इसके हैं, एक का नाम है ए बी और दूसरे किनारे का नाम है ए सी। तो ये दोनों किनारे जो हैं एक कोण का मतलब निर्माण करते हैं या कह लीजिए कोण का आभास कराते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो दरवाजा है जिसमें ये चौखट है पी आर और खुला हुआ दरवाजे की जो कोर है ये पी क्यू है। तो पी आर और पी क्यू के बीच में ये जो कोण बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये झुकाव जो है कोण का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि यदि आप माचिस की दो तीलियां लेते हैं और उनको इस प्रकार जो चित्र बना हुआ है इस प्रकार रखते हैं, तो यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से कोण बनता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ एक बिंदु होगा, यहाँ से दो किरणें क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। तो इस प्रकार से जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है, इनसे जो दो किरणें जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। और कोण को संकेत, ये संकेत होता है कोण का, जिससे प्रदर्शित करते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं यानी कि साइड्स कहलाती हैं। यहाँ पर जैसे आप पीओ और क्यूओ या ओपी ओ क्यू, ये दो क्या हो जाएंगी, इस कोण की साइड्स कहलाएंगी यानी कि भुजाएं। और उपर्युक्त आकृति में किरण ओपी, अब किरण को जब आप दर्शाते हैं तो एक तरफ को तीर लगाते हैं, तो किरण ओपी और किरण ओ क्यू से बने एक कोण को दर्शाया गया है। ओ इस कोण का शीर्ष है। यहाँ पर आप देखें कि ओ क्या है, शीर्ष है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष ओ पर एक चाप यानी कि यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगा देते हैं। वृत्त का एक भाग वक्र का प्रयोग करते हैं, इसे कोण पी ओ क्यू से व्यक्त करते हैं, यहाँ से पी ओ क्यू। इसके बाद यह देखेंगे दिया है कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग। यहाँ पर साइड में आप एक फिगर देख रहे हैं जो कि कोण का बना हुआ है। यहाँ पर पी क्यू आर, क्यू पी और क्यू आर दो किरणें हैं जो कि एक कोण का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक बिंदु सी लिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु बी है और यहाँ पर एक बिंदु ए है। तो जो बिंदु ए है इस कोण के अंदर वाले हिस्से में है, तो ये अभ्यंतर वाले भाग में कहलाएगा। और जो बिंदु बी और सी हैं ये क्या है, ये कोण के बाहर स्थित हैं, इसलिए बहिर्भाग में कहलाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि पार्श्व कोण पी क्यू आर को देखिए, यह कोण तल को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु जैसे कि ए स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके आंतरिक बिंदु में कौन सा बिंदु ए स्थित है, के इस भाग को कोण का अभ्यंतर भाग कहते हैं। कोण के इस भाग को इसको अभ्यंतर कहेंगे। और कहता है कि तल का वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु जैसे बी स्थित है तो बाह्य भाग या बहिर्भाग कहलाएगा। बिंदु सी कोण पी क्यू आर की भुजा पर स्थित है। यहाँ पर आप देखें कि बिंदु सी जो है इस कोण जो पी क्यू आर है इसकी भुजा पर स्थित है। बिंदु बी इसके बाहर वाले भाग में स्थित है और बिंदु ए इसके अंतर भाग में स्थित है। इसके बाद यह है कि कोणों की तुलना। तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं तीन कोण बने हुए हैं। इन तीन कोणों में आप तुलना करके पहचान सकते हैं कि कौन कोण छोटा है कौन कोण बड़ा है। तो यहाँ पे दिया है कि यदि हम दो या उससे अधिक कोणों की परस्पर तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जब उनके मापों में अधिक अंतर होता है तो उनमें हम स्पष्ट रूप से छोटे और बड़े कोणों की पहचान कर लेते हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित चित्रों में यह स्पष्टता दिखाई देता है कि कोण ए बी सी, यहाँ पर देखें कोण ए बी सी, ये वाला कोण अन्य दोनों कोणों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड से क्या है, छोटा है। और कोण पी क्यू आर ए बी सी से बड़ा है। ये जो कोण पी क्यू आर है ये कोण ए बी सी से क्या है, बड़ा है, किंतु एक्स वाई जेड से छोटा है। अब तीन कोण आपको यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। इनमें क्या है कि जो कोणों का अंतर है बहुत ही कम है, तो इनको देख करके आप स्पष्टता नहीं बता सकते कि कौन कोण छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे दिया है कि चित्र में कोण एक, कोण दो, कोण तीन,
को देखें, क्या इन्हें देखकर बताया जा सकता है कि कौन कोण बड़ा है और कौन कोण छोटा है। यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों कोणों के झुकाव अंतर बहुत कम है, जिसे देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन कोण छोटा और कौन कोण बड़ा है। इसलिए कोणों का तुलनात्मक अध्ययन अधिक परिशुद्धता के लिए इनको मापना आवश्यक हो जाता है। और मापेंगे किसे? जिस उपकरण से मापते हैं उसको क्या कहते हैं? चांदा कहते हैं। यहाँ पर फिगर आप देख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं? चांदा। इसके बाद यहाँ दिया है कि आइए हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों को समझें। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं साथ में, तो यहाँ पे दिया है किसी रेखा के किसी बिंदु O पर, मान लीजिए कोई एक रेखा है, उसमें एक बिंदु O लीजिए, दो किरण परस्पर विपरीत दिशा में लीजिए। इस बिंदु O से एक किरण दाहिने साइड में और एक किरण बाएं साइड में, यानी कि दोनों किरणें विपरीत दिशा में लीजिए। इस प्रकार रेखा के बिंदु O पर दो विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को रिज कोण कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से दो किरणें हैं, तो इस बिंदु O पर जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिज कोण कहलाएगा। उसके बाद यह है कि यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाती है, तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे बिंदु O है, तो कोई किरण जो है अपना प्रारंभिक बिंदु से मान लीजिए इस दिशा में थी और ये पूरा एक चक्कर लगा करके घूम करके फिर उसी दिशा में आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। अगला है कि यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हो जाती हैं, यानी कि किरण को घुमाना नहीं और घुमाने बिना। अगला दिया है कि यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों, तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल कहते हैं। इसका भी आप चित्र देखेंगे, यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर A B, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि शून्य कोण। यहाँ से समझेंगे कोणों के प्रकार को, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम समकोण, रिज कोण, संपूर्ण कोण तथा शून्य कोण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कुछ अन्य प्रकार के कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है न्यून कोण। परिभाषा दी है कि वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक सम कोण से छोटा होता है, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहलाता है। अर्थात जो न्यून कोण होगा वो 90 अंश से छोटा होगा और 0 अंश से बड़ा होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये है न्यून कोण का चित्र। इसके बाद दूसरा आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या हो जाएगा? वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो किंतु एक रिज कोण से छोटा होता है, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसमें दिया है कि अधिक कोण 180 से क्या होगा? छोटा, और 90 अंश से क्या होगा? बड़ा, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा अधिक कोण कहलाएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण कहलाएगा। अगला कोण आता है बृहत कोण। तो बृहत कोण वह कोण जो एक रिज कोण से बड़ा हो और किंतु संपूर्ण कोण से छोटा होता है, तो बृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसका मतलब है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा बृहत कोण। इन सबके फिगर आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्रों के माध्यम से कोण युग्म को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप अलग अलग चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक चित्र में कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। यहाँ पर देखें कि जो भी कोण बन रहे हैं इनका शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ है। और इस प्रकार जो उभयनिष्ठ शीर्ष पर भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों के जोड़े बनते हैं, इन कोणों के जोड़े को कोण युग्म कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आसन्न कोण। आसन्न कोण हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र को देखिए, यहाँ पर एक साइड में चित्र बना हुआ है, इसको देखिए। इसमें दो कोण, एक AOB, यहाँ से देखेंगे AOB, और दूसरा कोण हो जाएगा BOC है, जिनका एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष O है, उभयनिष्ठ भुजा OB है। यहाँ पर क्या है कि दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों में शीर्ष तो उभयनिष्ठ है ही है, साथ में एक जो बीच वाली किरण OB है ये क्या है? वो कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। अतः ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर
भुजाएं OA और OC स्थित हों तो आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण कहलाते हैं। अगला देखेंगे कि आप दिया है कि रैखिक युग्म, यहाँ पर भी इसका एक चित्र बना है। यहाँ पर कोण AOC और कोण COB आसन्न कोण है। यहाँ पे देखें कोण AOC COB ये क्या है, आसन्न कोण है। उभयनिष्ठ शीर्ष O तथा उभयनिष्ठ भुजा OC, यहाँ पर भी शीर्ष एक उभयनिष्ठ है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन भुजाएं OA और OB विपरीत किरणें हैं। यहाँ पर आप देखें कि OA और OB दोनों विपरीत किरणें हैं। आसन्न कोण के ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं, यानी कि ये जो विपरीत किरणें होती हैं ये 180 अंश का कोण बना रही हों तो ये जो आसन्न कोण बनेंगे वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। यहाँ पर दिया है शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये किरणें हैं, यानी कि जो क्रॉस का साइन बना रही है, तो ये जो 2 के सामने 4, 1 के सामने 3, ये आमने सामने के जो कोण होंगे ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर देखें कि ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तब इनमें बने इन 2 कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कोण 1 कोण 3, कोण 1 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 2 कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद दिया है कोटपूरक कोण। कोटपूरक कोण किसे कहेंगे, यहाँ पे दिया है यदि 2 कोणों का योगफल 90 अंश हो, ऐसे 2 कोण जिनका योग क्या हो 90 हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटपूरक या पूरक कहलाएंगे, और अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 40 अंश 50 अंश एवं 30 60, 40 अंश का कोटपूरक 50 होगा, 50 का कोटपूरक 40 होगा, 30 का कोटपूरक 60 होगा और 60 का कोटपूरक 30 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90-90 है। तो इस प्रकार जिन 2 कोणों का योग 90 अंश हो जाएगा वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटपूरक कहलाएंगे। यहाँ पर दिया है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया है कि कोटपूरक और संपूरक कोणों के शीर्ष का उभयनिष्ठ तथा आसन्न कोण होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार कोटपूरक कोणों में 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, तो यहाँ पर यदि 2 कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो वो दोनों कोण एक क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। जैसे पहला कोण मान लीजिए 40 अंश है तो दूसरा इसका जो संपूरक होगा वो 140 होगा, क्योंकि 40 और 140 दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनका योग 180 अंश आएगा। और एक कोण यदि 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 150 अंश। मान लीजिए एक कोण आपको दिया हुआ है तो इसका संपूरक यदि ज्ञात करना है तो 180 से जो कोण दिया हुआ है उसको आप घटाएंगे, और कोटपूरक अगर ज्ञात करना है तो जो कोण आपको दिया हुआ है उसको 90 से घटाएंगे, तो इसका कोटपूरक और संपूरक इस प्रकार ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि प्रकार और पटरी की सहायता से 60 अंश का कोण और आगे दिया हुआ है कि 120 अंश का कोण आप किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि पटरी और पेंसिल की सहायता से एक किरण खींच लेनी, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है OA एक किरण है, तो यहाँ से कुछ दूरी आपको एक किरण खींच लेनी है। इसके बाद प्रकार का जो नुकीला सिरा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नुकीला सिरा, तो उसको इस बिंदु O पर रखना है और कुछ दूरी लेकर के, किसी भी दूरी से आप इसको लेकर के क्या करेंगे, एक वृत्ताकार आकृति आपको खींच देनी, जैसा कि यहाँ पर PQR दिखाया गया है। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पे कुछ दूरी लेकर के इस प्रकार से वृत्ताकार आकृति आपको बना देनी है। और उसके बाद ये दूरी जो आपने ली है इसको ना तो आपको घटाना है ना बढ़ाना है, यानी कि इतनी ही दूरी से प्रकार को उठा करके फिर कहाँ पे रखना है, इस बिंदु P पर रख देना है जहां से पेंसिल आपने घुमाई थी। तो इस बिंदु पे रख करके और उसके बाद उसी दूरी से एक चाप लगा देनी इस वृत्ताकार आकृति पे, तो जहां पर ये काटेगा उसको फिर मिला देना है, तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। और जब आपको 120 अंश का कोण बनाना हो तो आपको उतना ही काम करना है जितना आपने 60 अंश के कोण में किया था, यानी कि आपको एक किरण खींचनी है, इसके बिंदु O पर प्रकार रख करके कुछ दूरी लेकर के एक वृत्ताकार आकृति खींचनी है। उसके बाद उसी दूरी से प्रकार आपको बिंदु P पे रखना है और एक चाप लगानी है, तो 60 अंश का बन जाएगा। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर बिंदु M पर रखनी है और उसके बाद दूसरी चाप उसी दूरी से लगानी है, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। और इस दूसरी वाली चाप को बिंदु O से मिला देना है आगे एक किरण खींचते हुए, तो इस प्रकार ये जो कोण बनेगा ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। इस चैप्टर 8 में एक ही अभ्यास दी है, दक्षता अभ्यास 8। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिनको देखते हैं। पहला दिया है कि यदि
साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हों, यानी कि जो तीलियां हों उनके बीच की दूरी जो हो वो समान हो, तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है, और यहाँ पर जो तीलियां लगी रहेंगी, कितनी 36 तीलियां लगी है, इसके सेंटर पर यानी कि केंद्र पर जो पूरा कोण बनेगा इस गणित के द्वारा वो 360 अंश का कोण बनेगा। और चूंकि ये तीलियां क्या है, सममित है, यानी कि प्रत्येक दो तीलियों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समान बन रहा है, तो तीनों की संख्या से इसको क्या करा देंगे, भाग। तो यहाँ पर 36 से भाग कर देंगे तो 36 एकम 36 दशांश, यानी कि यहाँ पर जो दो तीलियों के बीच का कोण हो जाएगा वो कितना होगा, 10 अंश का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश और 150 अंश के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि यदि किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो उसको 180 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रम से हम लिखते हैं कि जैसे 60 अंश का जो संपूरक होगा वो 120 अंश होगा। 180 से जब आप 60 घटाएंगे तो 120 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार 120 अंश का जो संपूरक होगा वो 60 अंश हो जाएगा, और 140 अंश का संपूरक 40 अंश होगा, और 150 अंश का संपूरक 30 अंश होगा। तो 150 प्लस 30 180 होता है, 140 प्लस 40 180 होता है। इसी प्रकार 120 प्लस 60 180 अंश होता है, और 60 प्लस 120 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, पहला दिया है पीछे मुड़, वह कितने अंश से घूम जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम एक बार टर्न लेते हैं, मतलब एक बार घूमते हैं, तो 90 अंश पे, जैसे यहाँ पर आप दिशाओं का जो चित्र बनता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप इधर सामने को खड़े हैं और एक बार अगर घूमते हैं तो आप, ये उत्तर दिशा है और ये क्या है, पूरब दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये क्या है, पश्चिम दिशा है। तो इससे समझते हैं, मान लीजिए आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और आप एक बार घूमते हैं दाहिने तरफ, तो ये 90 अंश के कोण पर आप घूमेंगे, तब आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। और पूरब दिशा से फिर एक बार अगर घूमते हैं आप, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हैं, तो आप पूरा कितना, उत्तर से 180 अंश पूरा घूम गए। तो एक बार घूमने पर आप 90 अंश घूमेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि पीछे मुड़, यानी कि उत्तर की दिशा की तरफ अगर मुंह आप करके खड़े हैं तो पीछे मुड़ने का मतलब है कि आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। तो पूरा आप कितना टर्न घूमेंगे, यानी कि 90 प्लस 90, तो यहाँ पर कितने अंश घूमेंगे, 180 अंश घूमेंगे। और यहाँ पे कह रहा है दाएं घूम, यानी कि आप इधर को यदि खड़े हैं और दाहिने आपको घूमना है, उत्तर से पूरब की दिशा में घूमना है, तो आप कितना घूमेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे 0 अंश दिया है, 30 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180 अंश, 225 अंश और 360 अंश। तो यहाँ पर जो शून्य अंश है इसको क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। तो पहला हो जाएगा शून्य कोण, इसको लिखेंगे शून्य कोण। और दूसरा जो 30 अंश है इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये 90 अंश से कम है तो ये हो जाएगा न्यून कोण। और तीसरा दिया है 90 अंश, इसको कहते हैं समकोण। 90 अंश को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 135 अंश 90 अंश से अधिक है, 180 से कम है, तो ये कहलाएगा अधिक कोण, ये कहलाएगा अधिक कोण। और 180 अंश को क्या कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं। तो 180 अंश हो गया ऋज कोण। और 180 के बाद 225, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये कहलाता है वृहत कोण, इसको बृहत कोण कहते हैं। और 360 अंश को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो जो 360 अंश का कोण है ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नांकित का उत्तर लिखिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक न्यून कोण का कोटिपूरक क्या होगा। तो एक न्यून कोण का जो कोटिपूरक होगा, क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश ही होना है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक न्यून कोण, जैसे कि यहाँ पे 30 अंश लेते हैं, तो इसका जो कोटिपूरक होगा वो 60 अंश होगा। तो एक न्यून कोण का कोटिपूरक भी क्या होगा, न्यून कोण। तो यहाँ पे आप भरेंगे न्यून कोण होता है। और न्यून कोण का संपूरक, तो संपूरक में जिन दो कोणों का 180 अंश होता है, तो मान लीजिए आपने एक न्यून कोण लिया 30 अंश, तो इसका जब आप संपूरक ज्ञात करेंगे तो संपूरक क्या होगा, 150 अंश होगा।
तो न्यून कोण का संपूरक क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना है अधिक कोण। एक समकोण का संपूरक, समकोण यानी कि 90 अंश, 90 अंश का जो संपूरक होगा वो 90 अंश ही होगा, क्योंकि 90 90 जुड़ करके 180 होता है। तो एक समकोण का संपूरक कोण समकोण ही होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है समकोण। और चौथा दिया है कि अधिक कोण का संपूरक कोण, इसमें आ जाएगा न्यून कोण। अधिक कोण का जो संपूरक कोण होगा वो न्यून कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कोणों के कोटपूरक कोण लिखिए। कोटपूरक कोणों में आपको ध्यान रखना है जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो यहाँ पर 30 अंश का जो कोटपूरक हो जाएगा वो 60 अंश होगा, और 60 अंश का 30 अंश हो जाएगा। 40 अंश का कोटपूरक 50 अंश होगा, 50 अंश का कोटपूरक 40 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा है, यानी कि इसको सरल रेखा बोलते हैं। तो सरल रेखा के एक साइड में जो कोण बनता है वो 180 अंश बनता है। तो यहाँ पर x और 2x ये कोण कैसे कहलाएंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे, और इन दोनों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। तो यहाँ पर 2x और 1x जुड़ करके होगा 3x, यानी कि 3x बराबर होना चाहिए 180। 3 से भाग करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। 3 6 18, तो x का मान कितना है, 60 अंश होगा। इसके बाद दूसरे चित्र में देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण। और इस 90 अंश में दो कोण है, एक है 30 अंश, दूसरा कितना है, x। तो यहाँ पर 90 से 30 को घटा देंगे तो ये x बराबर कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो एक रेखा खींची हुई है, तो ये यहाँ पर सरल रेखा के एक साइड में, यानी कि एक तरफ जो कोण बनेगा वो 180 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। और यदि इसको पूरा मिला देते हैं, चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो x का मान है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जिसमें 30 अंश भी ऐड है। तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 180 अंश, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक साइड में जो कोण बनता है वो 180 अंश। तो ये 180 अंश हो गया, और ये 30 अंश और मिल जाएगा, क्योंकि x का जो मान है यहाँ से यहाँ तक है। तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 अंश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये कोण दिया है 150 अंश, और यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। तो एक साइड में, जैसे कि ये एक सरल रेखा मान लेते हैं, तो एक साइड में ये जो कोण बनेगा ये पूरा कितना बनेगा, 180 अंश। तो 150 यहाँ पे दिया हो तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो x ये 30 है, तो यहाँ पर भी जो x है इसका मान क्या होगा, 30, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश को संपूर्ण कोण कहते हैं। 60 अंश के कितने अपवर्तों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 6। तो यदि कोई संपूर्ण कोण बन रहा है तो इसको 60 अंश के 6 अपवर्तों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 360 अंश के कोण को 60 अंश के 6 अपवर्तों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद आप पटरी प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, इसका सत्यापन करना। तो यहाँ पर आप इनको मापेंगे कि प्रत्येक कोण 60 अंश के बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण खींचिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रेखा खींच लेनी है। इसके बाद यहाँ पर बिंदु O मान लेना है और यहाँ पर बिंदु A मान लेना है। यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखना है। कुछ दूरी लेकर के एक वृत्तीय आकृति, यानी कि एक पूरा वृत्त आपको यहाँ पर बना देना है। उसके बाद क्या करना है कि इसी दूरी को लेकर के फिर यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए कोई P। ये जो दूरी आपने ली थी जिससे वृत्त बनाया है, उसी दूरी से प्रकार आपको यहाँ P पे रखना है और पहला चाप लगाना है, ये 60 अंश बन जाएगा। फिर प्रकार यहाँ पे रखना है, दूसरा चाप लगाना है तो ये 120 अंश हो जाएगा। फिर तीसरा चाप लगाना है, ये 180 अंश। फिर चौथा चाप लगाना है तो ये आ जाएगा 240 अंश। और फिर पांचवा चाप लगाना है तो ये हो जाएगा 300 अंश। इसके बाद यहाँ से इस बिंदु O से और ये जो पांचवा चाप आपका है इसको क्या करना है, मिला देना है। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 300 अंश का कोण कहलाएगा।